शौहर की मौत हो गई तो आधी रात को देवर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई जो माँ के इंतकाल के बाद से बंद पड़ा था, और मैं अपने साथ शौहर की डायरी और किताबें भी ले आई। एक रात बेटे को सुलाने के बाद मैंने शौहर की डायरी पढ़ने के लिए निकाली तो उसमें से एक खत गिर गया। जब उसे खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। अगली सुबह मैं पुलिस को लेकर ससुराल पहुंच गई, क्योंकि इस खत में लिखा था कि मेरे देवर ने मेरे शौहर की मौत ऐसी अचानक हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। वो सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई थी। मेरे शौहर फजर के बाद उठे थे, हालांकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई थी और वो खामोशी से बैठ कर पी रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप आज काम पर मत जाएं, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। मगर उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, काम पर जाना ज़रूरी है। वो बच्चों के सर पर हाथ रख कर बाहर चले गए। उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि जो उनके साथ मेरी आखिरी सुबह है। दोपहर के करीब खबर आई कि वो काम से वापस आते हुए रास्ते में गिर पड़े थे। लोगों ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा न बच सके। जब ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सांस खींच ली हो। मैं अपने बच्चों को देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका बाप इन्हें कैसे मिलेगा। जनाजे का दिन मेरा घर लोगों से भरा हुआ था, मगर मेरे दिल के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मेरे देवर और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। वो सब दुख का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। उस वक्त मैं इतनी टूट चुकी थी कि इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं कर सके। चंद दिन गुजरे तो घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे वो अब खामोश और सर्द हो गए थे। मेरा देवर अक्सर मुझे ऐसे ही देखता था जैसे मैं उसके लिए बोझ हूँ। एक रात वो गुस्से में मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि अब उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये मेरे शोहर का घर है और मेरे बच्चों का भी हक है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा कि मैं फौरन घर छोड़ दूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। आधी रात का वक्त था जब उसने मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था और वो डर के मारे रोने लगे थे। उस वक्त मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि मैं इन्हें कहाँ ले जाऊं। मुझे अपनी माँ का घर याद आया। वो घर कई साल से बंद पड़ा था, क्योंकि माँ के इंतकाल के बाद वहाँ कम ही गई थी। मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा और उसी तरफ चल पड़ी। रात की सड़कें सुनसान थी और मेरे कदम भारी हो रहे थे। मैं रुकी नहीं। जब मैं उस घर के दरवाजे तक पहुंची तो दिल में अजीब सा दर्द उठा। ये वही घर था जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था। माँ की आवाज़ अभी भी जैसे दीवारों में गूंज रही थी। दरवाज़ा मुश्किल से खुला और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। मैंने एक कमरा साफ किया और बच्चों को बिस्तर पर सुला दिया। वो थकन से फौरन सो गए और मेरी आंखों में नींद नहीं थी। परेशानी अपनी जगह, मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे वालिदैन का ये छोटा सा घर तो था जो आज इसमें हमने पनाह ली, वरना रात के अंधेरे में कहाँ जाते, किसका दरवाज़ा खटखटाते। मैं खामोशी से बैठकर अपने शोहर के बारे में सोचती रही। घर छोड़ते वक्त मैं जल्दी में कुछ चीज़ें साथ ले आई थी। उनमें मेरे शोहर की चंद किताबें और इनकी एक पुरानी डायरी भी थी। वो अक्सर इस डायरी में कुछ न कुछ लिखते रहते थे, मगर मैंने कभी उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। उस रात मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद डायरी पढ़ने से मुझे अपने शोहर की कुछ यादें मिल जाए। मैंने आहिस्ता सी डायरी खोली और उसके सफ़े पलटने लगी। उनके अल्फाज पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। वो अपने ख्वाबों के बारे में लिखते थे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। मैं इन्हीं ख्यालात में डूबी हुई थी कि अचानक डायरी के दरमियान से एक कागज़ नीचे गिर गया। वो एक तह किया वो खत था। मैंने हैरत से उसे उठाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि इस खत में क्या लिखा है, मगर मेरे दिल को ऐसे लगा जैसे इसके अंदर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। मैंने आहिस्ता से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अल्फाज मेरी नज़रों के सामने आते गए मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे शोहर ने इस खत में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिनका मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये खत ज़रूर पढ़ा जाए, क्योंकि उनकी मौत हादसा नहीं भी हो सकती। ये जुमला पढ़कर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खत में लिखा था कि इन्हें अपने ही घर के एक शख्स पर शक है। वो शख्स कई दिनों से उनके साथ अजीब रवैया रख रहा था और बाज़ औक़ात इन्हें धमकियां भी देता था। जब मैंने अगली सतर पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शोहर ने इस खत में साफ लिखा था कि इन्हें अपने छोटे भाई यानी मेरे देवर पर शक है। वो लिख रहे थे कि जायदाद के मामले पर उसके दिल में लालच पैदा हो गया है और वो कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि अगर बड़ा भाई रास्ते से हट जाए तो सब कुछ उसके हाथ में आ सकता है। मैं ये सब पढ़कर साकत रह गई। मेरे जहन में इस रात का मंजर घूमने लगा
लगा जब मेरे देवर ने मुझे घर से निकाला था। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। मैंने पूरी रात आंखों में गुजार दी। सुबह होने तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे सच सामने लाना है। अगली सुबह मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और सीधा थाने चली गई। वहां जाकर मैंने पुलिस को वो खत दिखाया। पुलिस वालों ने खत गौर से पढ़ा और मुझसे कई सवाल किए। मैंने इन्हें सारी बात बताई कि किस तरह मेरे शोहर की अचानक मौत हुई और किस तरह मेरे देवर ने हमें रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। कुछ देर बाद दो पुलिस वाले मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम गाड़ी में बैठकर सीधा मेरे ससुराल की तरफ रवाना हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी क्योंकि आज मैं इस घर में एक बेवा के तौर पर नहीं बल्कि शोहर के मुजर्म को सजा दिलवाने के लिए आई थी। पुलिस की गाड़ी जब मेरे ससुराल की गली में दाखिल हुई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही गली थी जहां मैं कई साल खुशी से रही थी और इस गली से रात के अंधेरे में बच्चों के हमरा रोते हुए निकली थी। मेरे हाथ में वो खत मजबूती से पकड़ा हुआ था जो मेरे शोहर ने अपने डायरी में छुपा कर रखा था। गाड़ी दरवाजे के सामने रुकी तो मोहल्ले के लोग हैरत से देखने लगे। पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद मेरा देवर बाहर आया। जब उसने मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो पहले तो हैरान होने का ड्रामा करने लगा और बोला, क्या बात है? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा कि हमें घर के अंदर जाकर बात करनी है। हम सब अंदर चले गए। मेरा दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। ये वही घर था जहां मैंने अपने शोहर के साथ जिंदगी के कई साल गुजारे थे। हर दीवार मुझे उनकी याद दिला रही थी। पुलिस वाले सीन में खड़े हो गए और मेरे देवर से सवाल करने लगे। पहले तो वो आम बातें करता रहा और कहता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं। वो ये भी कहने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने खामोशी से वो खत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले ने उसे दोबारा पढ़ा और फिर मेरे देवर की तरफ देखा। पुलिस वाले ने कहा कि इस खत में तुम्हारा जिक्र है, तुम पर शक जाहिर किया गया है। ये सुनते ही मेरे देवर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी। वो घबरा कर कहने लगा कि ये सब झूठ है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि उस रात क्या हुआ था जब मेरे शोहर की मौत हुई। वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी आवाज़ में एतमाद नहीं था। फिर पुलिस वाले घर के अंदर कमरे में देखने गए। वो इस कमरे में भी गए जहाँ मेरे शोहर अक्सर बैठकर अपनी किताबें पढ़ते थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी कि शायद आज सच सामने आ जाए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने अलमारी के नीचे से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसमें कुछ कागजात और दवाई की एक बोतल थी। पुलिस वाले ने बोतल को गौर से देखा और फिर दूसरे पुलिस वाले को दिखाया। उन्होंने आपस में कुछ बात की। फिर उन्होंने मेरे देवर से पूछा कि ये दवाई किसकी है। वो पहले तो खामोश रहा, फिर बोला इसे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये वही दवाई है जो ज्यादा मकदार में दी जाए तो इंसान के दिल पर असर करती है। मेरा दिल दक से रह गया। मुझे अचानक वो दिन याद आया जब मेरे शोहर ने कहा था कि इन्हें चाय पीने के बाद अजीब सी कमजोरी महसूस हुई है। पुलिस वालों ने सख्त लहजे में मेरे देवर से पूछा कि सच क्या है। अब उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था। वो बार बार पानी मांग रहा था। कुछ देर के खामोशी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। वो जमीन पर बैठ गया और आहिस्ता आवाज में बोला, उससे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने इतराफ किया कि उसे जायदाद का लालच था। उसे लगता था कि अगर उसका बड़ा भाई ना रहे तो घर और जमीन सब उसके कब्जे में आ जाएगी। उसी लालच में उसने एक दिन चाय में वो दवाई मिला दी थी। उसने सोचा था कि ये एक आम सी बीमारी लगेगी और कोई शक नहीं करेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरे शोहर को उस पर पहले ही शक हो चुका है और उन्होंने वो खत लिखकर डायरी में रख दिया। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने शोहर की वो खामोशी याद आने लगी जब वो कुछ दिनों से गहरी सोच में रहते थे। शायद वो सब समझ चुके थे मगर मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। पुलिस वालों ने फौरन मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे वो लेकर जा रहे थे तो वो सर झुकाए खामोश था। मोहल्ले के लोग दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक भाई ही अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है। मैं सेन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। मेरे दिल में अजीब सा सुकून आ रहा था, जैसे मेरे शोहर को इंसाफ मिल गया हो। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि अब मुझे अदालत में गवाही देना होगी। मैंने सर हिला दिया क्योंकि अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं था। कुछ महीनों बाद अदालत में मुकदमा चला। मैंने वो खत जज के सामने पेश किया और सारी हकीकत बयान कर दी। आखिरकार अदालत ने मेरे देवर को इस जुर्म की सजा सुना दी। जब मैं अदालत से बाहर निकली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मैं अपने बच्चों को लेकर दोबारा अपनी माँ के घर आ गई। वही छोटा सा घर अब हमारी पनाह था। मैंने अपने शोहर की किताबें एक अलमारी में सजा दी और उनकी डायरी को बहुत संभाल कर रखा।
کبھی کبھی رات کو میں سین میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ پیسہ کیسی چیز ہے، بائی بائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے دیور کے دل میں چور ہے تو شوہر سے کہہ کر سب کچھ اس کے حوالے کر کے امی کے گھر شوہر اور بچوں سمیت آ جاتی۔ کم سے کم میرے شوہر تو میرے ساتھ ہوتے، مگر شاید قسمت میں یہی لکھا تھا، اور قسمت کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب میں دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو، انہیں اعلیٰ تعلیم دلا کر کامیاب انسان بناؤں۔